पब्लिक फाइनेंस क्या होता है? सबसे पहले जो हम उसमें पब्लिक फाइनेंस में पढ़ते हैं वो होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर। ये बात मैं आपको बहुत अच्छी तरह बता देना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट अगर कमाती नहीं भी है तो भी उसका खर्चा होता है। हम और आप सब, अगर इवन आप बच्चे नहीं भी कमा रहे हो, आपकी कमाई नहीं भी हो रही है, उसके बावजूद भी आपका खर्चा हो रहा है। हर आदमी का खर्चा जरूर होता है, वो कमाता है या नहीं कमाता ये एक अलग इशू होता है। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर या सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक व्यय सबसे पहले जिस चीज का अध्ययन पब्लिक फाइनेंस में किया जाता है पब्लिक एक्सपेंडिचर का है। यहाँ पर पब्लिक फाइनेंस जो है आम आदमी से फर्क हो जाता है। जब हम आम आदमी की बात करते हैं तो आम आदमी सबसे पहले देखता है कि मेरी इनकम कितनी है। अगर मेरी इनकम 10,000 रुपये महीना है तो मुझे उसके हिसाब से खर्च करना चाहिए। लेकिन सरकार इसका उल्टा करती है। सरकार सबसे पहले ये देखती है कि उसका खर्चा कितना है और खर्चे के हिसाब से फिर वो लोगों के ऊपर टैक्स लगाती है कि उसे खर्चा करना कहाँ कहाँ पर है और वो कहाँ कहाँ पर खर्चा कर सकती है। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर के अंतर्गत जो है इसमें हम बहुत सारी चीजों को स्टडी करते हैं, जैसे कि सरकार को कहाँ कहाँ पर खर्च करना चाहिए, पब्लिक एक्सपेंडिचर कितने प्रकार का हो सकता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर करते टाइम गवर्नमेंट को कौन कौन से प्रिंसिपल्स को या सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर जो है इस पब्लिक एक्सपेंडिचर का जो गवर्नमेंट खर्च करती है इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके ऊपर भी हम ध्यान दे सकते हैं कि जब गवर्नमेंट खर्च करेगी तो उसका क्या प्रभाव जो है वो अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इसी तरह विभिन्न देशों के बीच में जो खर्च किया जाता है उसके बारे में भी जब हम अध्ययन करते हैं विभिन्न क्षेत्रों और पहलुओं पर, तो भी हम इस बात की जब तुलना करते हैं कि इसका क्या प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ेगा, तो ये भी हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर के अंतर्गत होता है। पब्लिक एक्सपेंडिचर के दोनों पार्ट की स्टडी हम इसमें करते हैं, चाहे वो थ्योरेटिकल पार्ट होता है या प्रैक्टिकल पार्ट होता है। थ्योरेटिकल पार्ट में पब्लिक एक्सपेंडिचर का वर्गीकरण, सिद्धांत, अर्थव्यवस्था पर उसके प्रभाव आते हैं, जबकि प्रैक्टिकल पार्ट में ये आता है कि सरकार किन किन एरिया में पब्लिक एक्सपेंडिचर अगर करेगी तो उसका मैक्सिमम पॉजिटिव इफेक्ट जो है वो अर्थव्यवस्था के ऊपर पड़ेगा। तो जब हम इस बात का अध्ययन करते हैं तो हम पब्लिक एक्सपेंडिचर की आर्ट वाली साइड पर आ जाते हैं या हम उसके प्रैक्टिकल साइड पर आ जाते हैं। तो ये था कि आप इसमें पहली चीज जिसका अध्ययन आप करोगे दैट विल बी योर पब्लिक एक्सपेंडिचर, जो कि आपका सेकंड यूनिट के साथ स्टार्ट होगा। सेकंड चीज जो आप जिसका इसमें अध्ययन करोगे दैट इज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू या सार्वजनिक आय। पब्लिक रेवेन्यू का मतलब अब सरकार खर्च करेगी तो नेचुरली उसको इनकम चाहिए, तो वो इनकम कहाँ से लेकर के आएगी, तो इनकम लाने के लिए वो लोगों के ऊपर टैक्स लगाएगी। तो ये टैक्स वो इनकम वो कहाँ से जनरेट कर सकती है, उसके रेवेन्यू के सोर्सेज कौन कौन से होते हैं। टैक्स सोर्स रेवेन्यू जनरेट करने के दो तरीके हैं, या तो आप टैक्स के थ्रू रेवेन्यू जनरेट करोगे या फिर आप गवर्नमेंट जो है वो नॉन टैक्स के थ्रू रेवेन्यू जनरेट करेगी। तो टैक्स रेवेन्यू कौन कौन से हो सकते हैं, कितनी तरह के टैक्स गवर्नमेंट लगा सकती है, डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होते हैं, रिग्रेसिव टैक्स क्या होते हैं, प्रोपोर्शनेट टैक्स क्या होते हैं। इस सबका अध्ययन हम पब्लिक रेवेन्यू के अंतर्गत करते हैं। सरकार मैक्सिमम मनी कैसे उगा सकती है उससे रिलेटेड जितने भी प्रिंसिपल हैं, चाहे एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल है या मैक्सिमम एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल है, इसका अध्ययन भी हम पब्लिक रेवेन्यू में करते हैं। इसके अलावा जब गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो इसका अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन भी हम पब्लिक रेवेन्यू के अंदर करते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट में डेफिनेटली कर लगाने के जितने सिद्धांत हैं, कर लगाने के जितनी थ्योरीज हैं, इन सबका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। लेकिन इन तो पब्लिक रेवेन्यू में हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि जो है गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ पर टैक्सेस लगाने चाहिए और गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ पर टैक्सेस नहीं लगाने चाहिए, कौन से टैक्स वो लगाएगी तो वो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, कौन से टैक्स ऐसे होंगे जो रिग्रेसिव होंगे जो कि उसको नहीं लगाने चाहिए। तो इसमें सेकंड चीज जिसका अध्ययन किया जाता है दैट इज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। थर्ड चीज जिसका अध्ययन आप इसके अंदर करेंगे दैट इज पब्लिक डेट। मैंने अभी आपको बताया कि आजकल वेलफेयर स्टेट का जमाना है। डेवलपिंग कंट्रीज और बैकवर्ड कंट्रीज जानबूझकर ज्यादा खर्चा करते हैं या डेफिसिट का बजट बनाते हैं और इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए वो कर्जा लेते हैं। तो हमें कर्जा कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, पब्लिक डेट के क्या क्या सिद्धांत होते हैं, अगर गवर्नमेंट कर्ज लेगी तो उसका अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, इसका अध्ययन जो है
हम पब्लिक डेट के अंदर करते हैं। पब्लिक डेट लेते टाइम गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म डेट लेनी चाहिए, शॉर्ट टर्म डेट लेनी चाहिए, ऋण को चुकाने के तरीके क्या होते हैं, ऋण को चुकाने के सिद्धांत क्या क्या होते हैं, ऋण चुकाने के मेथड्स क्या हैं, किन किन मेथड्स के थ्रू पब्लिक डेट चुकाया जा सकता है, इन सब का अध्ययन भी पब्लिक डेट के अंदर किया जाता है। और हर एक चीज के दो पार्ट है। जब भी आप पढ़ोगे, चाहे आप पब्लिक एक्सपेंडिचर पढ़ोगे, चाहे आप रेवेन्यू पढ़ोगे, चाहे आप डेट पढ़ोगे, एक थ्योरेटिकल पार्ट होता है और एक प्रैक्टिकल पार्ट होता है। थ्योरेटिकल पार्ट जो हमें बताता है कि जब लोक ऋण आप लेते हैं या पब्लिक डेट लेते हैं तो उसके कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, लोक ऋण कितने तरह के होते हैं, लोक ऋण को चुकाने के तरीके क्या होते हैं। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ आते हो तो वहां पर ये बताया जाता है कि गवर्नमेंट को कितनी तरह के ऋण लेने चाहिए, गवर्नमेंट कितनी तरह के ऋण ले सकती है और गवर्नमेंट को इन ऋणों को लेने का फायदा क्या होता है और कौन से ऋण जो है वो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं और किन कामों के लिए उसे ऋण लेना चाहिए। तो ये सारी स्टडी हम इसके थर्ड पार्ट यानी कि पब्लिक डेट में करते हैं। इसके अलावा जब आप पब्लिक एक्सपेंडिचर करोगे, गवर्नमेंट रेवेन्यू टैक्सेस लगाएगी, फिर वो कर्जा लेगी, तो इन सबको करने के लिए उसको एक फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। ये सारा काम वो कैसे करेगी, कहीं ना कहीं तो एडमिनिस्ट्रेशन बनाएगी ना। तो इस एडमिनिस्ट्रेशन को वो कैसे जनरेट करेगी और उसका कंट्रोल किस तरीके से होगा और ये पब्लिक एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू और डेट कैसे दिखाया जाएगा, इसकी स्टडी हम गवर्नमेंट बजट के अंदर करते हैं। तो पूरा का पूरा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है और उसका कंट्रोल किस तरीके से किया जाता है, इसकी सारी स्टडी जो है वो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और बजट के अंदर की जाती है। तो ये आपका चौथा एरिया है जहां पर कि आपको ये पता चलता है कि पब्लिक फाइनेंस का स्कोप और कहाँ होता है। अब इसमें नई नई चीजें ऐड करते जा रहे हैं ये लोग। नई नई चीजें ऐड करने के कारण जो है एक और स्कोप इसमें जोड़ा गया है जो कि अगला आता है इसका, दैट इज ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और फिस्कल पॉलिसी। आपको मालूम है कि आज की अर्थव्यवस्थाएं बहुत स्थिर है। अर्थव्यवस्था कभी भी जरूरी नहीं है कि वो हमेशा स्टेबल की स्थिति में चलती रहेगी। कभी अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी, कभी अर्थव्यवस्था में मंदी आएगी। आप लोगों ने पिछले सेमेस्टर में इकोनॉमिक ग्रोथ का पेपर पढ़ा है जिसमें कि आपने बिजनेस साइकिल पढ़ा है। आपने ये भी देखा है कि अर्थव्यवस्था में कभी तेजी आती है, कभी मंदी आती है। जब तेजी आती है तो आप उसको कंट्रोल कैसे करोगे, अगर आपकी अर्थव्यवस्था में मंदी आती है तो उसको कंट्रोल कैसे करोगे। इसके लिए गवर्नमेंट के पास दो तरह के हथियार हैं। आपको एक मॉनेटरी पॉलिसी और एक फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में आपको ऑलरेडी जो है पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स के पेपर में पढ़ा दिया गया है सेकंड सेमेस्टर के अंदर तक। लेकिन गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, फिस्कल पॉलिसी को हम राजकोषीय नीति भी कहते हैं। और किस तरीके से गवर्नमेंट अपनी फिस्कल पॉलिसी को अपना करके अर्थव्यवस्था को स्टेबलाइज कर सकती है। ऑटोमेटिक फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, और इन दोनों को अपना करके कैसे अर्थव्यवस्था में स्थायित्व और रोजगार लाया जा सकता है, इन सबकी स्टडी भी हम पब्लिक फाइनेंस में करते हैं। तो पब्लिक फाइनेंस का जो अगला स्कोप आता है वो आता है फिस्कल पॉलिसी का एरिया, यानी कि फिस्कल पॉलिसी आप किस तरीके से करें। मैंने आपको इसके कई कई पार्ट उस वीडियो में दिखाए थे, आप चाहें तो उस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। इसके अलावा जो है जिस चीज का अध्ययन आप इसमें करेंगे दैट इज अ फेडरल फाइनेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज के जमाने में किसी भी देश में यूनिटरी गवर्नमेंट नहीं है। आज के जमाने में मैक्सिमम कंट्री काफी बड़े बड़े हैं और वहाँ पर फेडरल किस्म की गवर्नमेंट है। फेडरल किस्म की गवर्नमेंट वो होती है जिसमें कि केंद्र में एक सरकार होती है और राज्यों में अलग सरकारें होती हैं। अगर देश बड़ा है तो वहां पर लोकल गवर्नमेंट भी होती है। जैसे इंडिया का जो फेडरल फाइनेंस स्ट्रक्चर है वो 3 टायर सिस्टम है, जहाँ पे सेंटर में एक गवर्नमेंट है, स्टेट्स में अपनी चुनी हुई सरकारें हैं और लोकल लेवल पर भी हमारे पास सरकार होती है जो कि नगर पालिका, नगर पंचायत या ग्राम पंचायत के रूप में होती है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, नगर निगम होते हैं। तो इनमें फाइनेंस का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है और इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, इनके फाइनेंसेस कहाँ कहाँ से आते हैं, इन सब का अध्ययन हम फेडरल फाइनेंस में करते हैं। अब जितना भी देश में टैक्स इकट्ठा होता है और जितनी भी ग्रांट्स इनको देनी होती है उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, इसको करने के लिए हमारे देश में फाइनेंस कमीशन बनाया गया है। तो फेडरल फाइनेंस के अंतर्गत न केवल आप तीनों तरह के गवर्नमेंट, उनके फंक्शंस, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उनके फाइनेंशियल सोर्सेज पढ़ोगे, बल्कि इसके साथ साथ आप ये भी पढ़ोगे कि फाइनेंस कमीशन क्या होता है, इसको अपॉइंट कौन करता है, इसके क्या काम होते हैं, इसकी क्या रिकमेंडेशंस होती हैं और ये क्या क्या काम करता है। तो ये था कि